आज की क्लास में हम लोग सीपीसी शुरू करने जा रहे हैं। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता। तो समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सीपीसी होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सीपीसी के सेक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, मूलतः जब हम लोग कानून के संबंध में बात करते हैं तो कानून दो टाइप के होते हैं, एक सिविल कानून और एक होता है क्रिमिनल कानून। पहले बात करेंगे कि कानून ही क्या होता है। तो कानून का मतलब वो चीज जो समाज में एक व्यवस्था को बनाने के लिए, एक सिस्टम्स को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, वो रूल्स रेगुलेशंस जो सोवरीन बॉडी, किसी संप्रभु शक्ति द्वारा बनाया जाता है, वो होता है कानून। अब कानून का उद्देश्य क्या होता है? कानून का उद्देश्य होता है न्याय की प्राप्ति। जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस तक पहुंचने के मार्ग, अर्थात कानून वो तरीका है जिसके द्वारा हम जस्टिस तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? अब जब ये कानून की बात करते हैं तो कानून दो तरीके की हमने बात की, एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल कानून से संबंधित कैसे मुद्दे को क्या डील किया जाए, इससे संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं इसको कहते हैं सीपीसी, और क्रिमिनल से संबंधित मुद्दे को कैसे डील किया जाए उससे संबंधित मुद्दे को कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहां दो डेफिनेशन भी थोड़ा समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिविल से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे होते हैं जो सामान्यतः व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, वो समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ये ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे जमीन जायदाद, घर परिवार, डोनेशन या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक्सेट्रा वाले, या कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो मुद्दे होते हैं ये सिविल कंसर्न्स में आते हैं। इससे केवल व्यक्ति विशेष ही प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, दो व्यक्ति के बीच में जमीनी विवाद होंगे, जमीनी विवाद में केवल वो दो व्यक्ति ही प्रभावित होंगे, समाज को उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो कहीं दंगा हो गया तो दंगा में केवल और केवल वो व्यक्ति जिसने जो दंगाई है और वो व्यक्ति जो पीड़ित है, केवल वही दोनों व्यक्ति प्रभावित नहीं होंगे। यदि उस दंगा को प्रॉपर तरीके से सॉल्व ना किया जाए, प्रॉपरली उसे हैंडल ना किया जाए, तो एक इश्यूज होंगे कि वो समाज भयाक्रांत हो जाएगा, और समाज जब भयाक्रांत हो जाएगा तो समाज में रहने लायक स्थिति नहीं बचेगी। फाइनली जो कंसर्न्स होंगे कि समाज विध्वंस हो जाएगा, समाज अपने नाश को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कंसर्न्स में चूंकि ऐसे केस जो व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता हो, जैसे लड़ाई, दंगा, हत्या, बलात्कार एक्सेट्रा, तो ऐसे कंसर्न्स को लिया जाता है कि क्रिमिनल केसेस में। तो यहां दो केसेस समझ में आया आपको। क्रिमिनल केसेस का मतलब ये होगा कि ऐसे मुद्दे जो व्यक्ति विशेष के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता है। आगे हम लोग जब सीआरपीसी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल करेंगे कि उसमें केवल व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति के बजाय सरकार भी केस करती है, सरकार भी मुकदमे को लड़ती है। लेकिन सिविल में क्या होता है? सिविल में चूंकि केवल दो व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं, इसीलिए व्यक्ति विशेष ही उससे संबंधित होता है और व्यक्ति विशेष को ही अपने सारे केस लड़ने होते हैं। आगे हम लोग इस प्रोसेस में जब आएंगे तो सिविल मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, सिविल प्रोसीजर क्या होता है, इससे संबंध में तमाम टेक्निकल टर्म्स की भी व्याख्या करेंगे, और किन किन आधारों पर ऐसे कुछ सूचियां बनाई गई हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं कि कौन कौन सा मुद्दा सिविल मैटर्स के अंदर आएंगे, उनको भी हम लोग देख लेंगे। ये तो बेसिक हो गया सिविल और क्रिमिनल। अब सीपीसी का मतलब आपको बेसिकली समझ में आ गया कि सिविल से संबंधित जो मैटर्स है, उस मैटर को अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं उसको कहते हैं सीपीसी। अब यहां बहुत सारे टर्म एक साथ ध्यान में रखो। हमने कहा वो जो प्रोसीजर कानून, इस आधार पर जब बात करोगे तो कानून के दो पार्ट होते हैं। पहला हमने कह दिया था तो सिविल और क्रिमिनल तो क्लियर हो ही गया। अब आते हैं कि कानून कैसे लागू होगा या कानून का अर्थ क्या है, उस आधार पर कानून दो टाइप के होते हैं। तो चूंकि हम लोग यहां सीपीसी पढ़ रहे हैं तो बेसिक से इस अर्थ में समझ लो कि कानून को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा वो कानून जो सब्सटेंसिव कानून, थोड़ा पहले समझ लेंगे फिर आगे हम लोग देख लेंगे। सब्सटेंसिव कानून, और दूसरा होता है एडजेक्टिव या प्रोसीजरल कानून। अब सब्सटेंसिव कानून क्या होता है? सब्सटेंसिव कानून का मतलब होता है सारभूत या मूलभूत कानून। अब ये सारभूत और मूलभूत कानून का क्या मतलब? ऐसे कानून जो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, ऐसे कानून जो अपने आप में राइट एंड लायबिलिटीज का निर्धारण करता है, किसी चीज को परिभाषित करता है, दंड, अपराध, व्यवहार एक्सेट्रा को जो डिसाइड करता है, परिभाषित करता है, कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण करता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड करता है। ये जो कानून है ये होता है सब्सटेंशियल कानून या सारभूत या मूलभूत कानून। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सोचो भारतीय दंड संहिता। अब भारतीय दंड संहिता में अलग अलग अपराध क्या है उसे भी डिफाइन किया गया है, अलग अलग अपराध के लिए सजाएं कितनी होनी चाहिए इन बातों को भी डिफाइन किया गया है। तो यह कानून अपने आप में पूर्ण है, इसीलिए इन कानून को कहा जाता है सारभूत संहिता। अब एग्जांपल पे प्रश्न ये होगा कि मान लो किसी व्यक्ति पे आरोप लगा कि उसने डकैती की, किसी व्यक्ति पे आरोप लगा कि वो व्यभिचारी है, उसने रेपिस्ट है, रेप किया, या कोई व्यक्ति मर्डरर है, मर्डर किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहना ही इनफ नहीं होगा, उस व्यक्ति को सजा देने के लिए बाकायदा कानून की कुछ प्रोसेसेस हैं।
उस प्रोसेस के तहत मामले को कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में लाए जाने के बाद लंबी सुनवाई होती है। सुनवाई में पक्ष विपक्ष दोनों के पक्षों को सुना जाता है। उस आधार पर जो न्यायाधीश होते हैं या जो भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो पक्ष विपक्ष के आधार पर संतुष्टि के साथ साथ निर्णय करते हैं। अब ये निर्णय होगी, जो सजा होगी या जो प्रावधान किए गए हैं वो कैसे होंगे, वो तो उस कानून के तहत होंगे जो मूलभूत कानून है। लेकिन जो रास्ते का प्रोसीजर है जिससे उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, ड्यूरिंग प्रोसेस, कोर्ट में जब तक मसला है या पुलिस के पास जब तक मसला है तब तक कैसे उस मसले को हैंडल किया जाए, इस हैंडलिंग को कहते हैं प्रोसीजरल कानून। अर्थात प्रोसीजरल कानून अपने आप में कुछ नहीं है, वो सब्सटेंसिव कानून को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रोसीजरल कानून में एक हमने सीपीसी की बात की जिसको अभी पढ़ेंगे, सिविल प्रोसीजरल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड अर्थात सिविल प्रक्रियात्मक संहिता, और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो क्रिमिनल के संबंध में डील करेगा। क्लियर हुआ? अब हम जैसे इसी बात को डेफिनेशन में हम लोग देखना चाहें तो टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये क्या होता है। इस आधार पर लिखा, लॉ कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला तो होगा सब्सटेंसिव और दूसरा एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ। जो सब्सटेंसिव लॉ है इसी को हम लोग कहते हैं सारभूत कानून, इसको सारभूत कानून भी कहा जाता है। और जो ये एडजेक्टिव कानून है इसी को प्रोसीजरल कानून भी कई बार कहा जाता है। प्रोसीजरल या इसको प्रक्रियागत कानून भी कहते हैं। क्या होगा? डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज, ये अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। डिफाइन, क्रिएट और कन्फर द सब्सटेंसिव लीगल राइट्स, जो सब्सटेंसिव या मूलभूत लीगल राइट्स है किसी के, या दायित्व है, अधिकार है, उन चीजों का निर्धारण करता है ये। जबकि इसमें आएंगे एडजेक्टिव या प्रोसीजरल में तो ये क्या है? प्रोवाइड्स मैशनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज प्रेस्क्राइब। मतलब कंसर्न्स ये होगा कि ऐसे चीजें जो मूल अधिकार या मूल जो कानून रूप में या जो न्यायिक जो कंसर्न्स आपके निर्धारित किया गया है या न्यायिक रूप से जो चीजों को, जिन चीजों को अभिनिर्धारित किया गया है उन चीजों को प्राप्ति के ये तरीके होंगे, रास्ते होंगे। दूसरा क्या है? ये एग्जांपल्स में इसमें क्या क्या होंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब भारतीय संविदा अधिनियम। अब भारतीय संविदा अधिनियम से क्या होगा? जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? ये दो व्यक्ति के बीच की स्वतंत्र मसला है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ नियम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस लिमिटेशंस के अंतर्गत रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति के बीच का मसला है। और इस मसले में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कंसर्न्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के आधार क्या होंगे, ये सब व्यक्ति स्वतंत्र होता है करने को। दूसरा कंसर्न है जो आईपीसी की हमने बात की, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में भी अपराध की जो कंसर्न्स हैं वो, या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात करते हैं, ये सारे के सारे अपने आप में महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं और इसलिए सारभूत कानून होता है। दूसरा इसमें कौन हो जाएगा? जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब यह होगा कि साक्ष्य अधिनियम। अब साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य का उद्देश्य साक्ष्य को कलेक्ट करना मात्र ही नहीं है, साक्ष्य का उद्देश्य है न्याय की प्राप्ति तक पहुंचना। अर्थात यदि साक्ष्य इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि न्याय तक पहुंचे, इसलिए साक्ष्य का इकट्ठा होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, ये केवल प्रक्रियागत मुद्दे होंगे। फिर होगा जैसे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड हमने बताया, सीआरपीसी होंगे ही। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट का मतलब होता है परिसीमा अधिनियम। परिसीमा अधिनियम का मतलब किस आधार पे आप कोर्ट जाने से डिवाइड कर दिए जाते हैं, किस आधार पे आपको, यदि उस टेक्निकल ग्लिच को आप फॉलो अप नहीं करते तो फिर आपको कोर्ट में अपने वाद को लाने से रोक दिया जाता है, इसको कहा जाता है लिमिटेशन एक्ट। तो ये सारे के सारे चीजें प्रोसीजरल एक्ट्स होंगे। इसके बाद अब यहां दो टर्म्स और भी समझ लेंगे। देखो, जो सब्सटेंशियल कानून है, जो प्रोसीजरल कानून है, दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह निर्धारित हैं, एक दूसरे पे निर्भर है। और जब पूरी तरह एक दूसरे पे निर्भर होंगे इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कानून कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कानून का क्या मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहा जाता है कि यदि प्रोसीजरल कानून नहीं हो तो ये जो हमारा सब्सटेंशियल कानून है ये लागू नहीं हो सकता, अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता। और यदि प्रोसीजरल कानून नहीं हो तो प्रोसीजरल कानून नहीं हो तो ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और यदि सब्सटेंशियल ही कानून नहीं हो तो प्रोसीजर का क्या करेंगे? आखिर हम डिसाइड कर ही लेंगे कि व्यक्ति ये कल्प्रिट है या अपराधी है, और यदि सजा का प्रावधान ही नहीं किया गया हो, सजा को डिफाइन ही नहीं किया होगा तो उससे क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि अंधे और लंगड़े की जोड़ी की तरह है, इसके बिना ये अंधा है, इसके बिना ये लंगड़ा है। अर्थात ये होगा कि दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री पूरा करता है। ये बेसिक्स आइडिया हुआ। यहां आपको ये भी समझ में आएगा जो अपना सीपीसी है, सीपीसी क्या है? प्रोसीजरल कानून है। अब हम बात करते हैं सीपीसी के तहत बात करते हैं कि हमारा क्या क्या है। देखो, जो अपना सीपीसी है, अपना सीपीसी का एक्ट है 1908 से, 1908 का सीपीसी का एक्ट है। 1908 में पहली बार एक एक्ट बनाई गई जिसे प्रायः पूरे इंडिया के लिए प्रावधानित किया गया।
पूरे इंडिया में, कुछ पार्ट को छोड़ के। आगे इसकी भी चर्चा करवा लेंगे। जैसे 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू नहीं था। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी दो जगह ऐसे हैं, एक खास करके नागालैंड पूरा का पूरा, और दूसरा जो ट्राइबल्स एरियाज हैं, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में आज भी सीपीसी लागू नहीं है। तो हम सीपीसी की बात करें, ये जो एक्ट था 1908 में ये एक्ट बना था और लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1909 से। ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, प्रायः जो भी एक्ट बनते हैं वो सामान्यतया उसके नेक्स्ट ईयर से ही लागू होते हैं। जैसे अभी ही देख लो, भारत सरकार ने 2023 में 3 महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव लाए। अब वो 3 महत्वपूर्ण कानून इस बार 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। अभी सरकार ने नोटिफाइड किया, हो सकता है बाद में भी बढ़ा दे। तो कंसर्न्स होंगे, जो एक्ट है वो 2023 का है, लागू कब से होंगे? 2024 में लागू होंगे। तो सिमिलरली यहां एक्ट 1908 का था, ये जनवरी 1919 से लागू हुआ। हाँ, ये ध्यान रखना, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि एक्ट के अगले साल ही वो कानून लागू होता, तो इंप्लीमेंट हो गया। अब ये जो कानून है इसमें बाद में भी कुछ इंप्लीमेंटेशन हुए। ऑलरेडी आप देखो, जब 1909 में लगा होगा, उसके बाद पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, फिर 72 का सेक्शंस हुए, बहुत सारे इश्यूज हुए जिसमें बदलाव आते चले गए। तो उतनी हर स्टेज बाय स्टेज बदलाव को हमें जानने की जरूरत नहीं है। यहां सीधे मुद्दे पर लौटते हैं। तो जो दो महत्वपूर्ण थे वो एक 1999 और 2002 का अमेंडमेंट, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। और ये जो दोनों अमेंडमेंट थे ये स्पेशली मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशंस पे था। और जो मलिमत कमेटी का रिकमेंडेशन था, आगे हम लोग उसकी डिस्कशन कर पाएंगे कि क्या क्या उन्होंने रिकमेंड किया, मतलब बदलते समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार कैसे कानून में बदलाव लाया जाए, क्या काम किया जाए, इन चीजों पे मलिमत का रिकमेंडेशन था और उसी आधार पर कुछ चीजों को सुधारा भी गया। तो खैर हम बेसिक से मुद्दे पे लाते हैं। ये एक्ट कौन सा था? 1908 से था। और ये है कहां? ये लागू 1999 से हुआ। फाइनली इसमें यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 158 सेक्शन है एंड 51 ऑर्डर है। यहां एक दो पॉइंट्स स्पेशली आप डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। जो सीपीसी है अपने आप में सबसे दुरूह सब्जेक्ट है जुडिशरी के लिए पढ़ने के लिए। क्यों दुरूह है? दुरूह इसलिए है कि एक तो टेक्निकल टर्म्स इसमें अधिक है, दूसरे के साथ साथ सेक्शंस को का एक्सप्लेनेशन ऑर्डर्स में मिलते हैं और वो ऑर्डर सेक्शंस के समाप्ति के बाद होते हैं। और दूसरा कंसर्न ये है कि एक एक सेक्शंस के लिए अलग अलग तमाम ऑर्डर्स को एक साथ जानना होता है। तो चूंकि जब तक एक बार आप सांगोपांग पूरी सब्जेक्ट्स को पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा टू डिसाइड ए पर्टिकुलर डिसीजन। तो इसीलिए ये टफ होता है। हम चाहेंगे कि सेक्शन और ऑर्डर को साथ साथ करते चले जाएंगे ताकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपको मिल जाए। तो इसमें समझ लो पहले बेसिक्स आइडियाज क्या है। टोटल जो हमारा सीपीसी है उस सीपीसी में लगभग एक पार्ट तो प्रिलिमिनरी पार्ट है, उसके साथ साथ 11 पार्ट हैं। इसमें प्रिलिमिनरी प्लस 11 पार्ट है टोटल। इस प्रिलिमिनरी और 11 पार्ट में मिला के जब सेक्शंस की बात किया जाए तो दोनों मिला के टोटल 158 सेक्शंस हैं। सेक्शन समझते ही हो। अब ये जो 158 सेक्शंस हैं, इस सेक्शन के बाद की बात करें तो 51 ऑर्डर्स हैं। इसके बाद 51 ऑर्डर्स हैं। अब यहां ध्यान रखो, ये जो 158 सेक्शंस हैं और 151 ऑर्डर हैं, दोनों मिला के ही सीपीसी को पढ़ी जाती है, दोनों मिला के ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होंगी, इसीलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थों में यदि बात करें तो ये जो 158 सेक्शंस हैं ये थ्योरेटिकली या सारगर्भित रूप से सीपीसी से संबंधित जितने नियम हैं उनको परिभाषित करता है। और ये जो 51 ऑर्डर हैं, जहां कहीं भी इन 158 सेक्शंस की अधिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, अधिक व्याख्या की जरूरत होती है, तो यहां 51 ऑर्डर्स को लिए जाते हैं। तो एक अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि इन ऑर्डर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को, इन ऑर्डर की दुरूहता को समाप्त करने के लिए, इन सेक्शंस की दुरूहता को समाप्त करने के लिए 51 ऑर्डर्स से सहायता मिलती है। मतलब इसका ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। क्लियर हुआ? यहां एक दो पॉइंट्स आप और जान लेंगे। ये जो 158 सेक्शंस हैं, ये सब्सटेंशियल पार्ट है। इसका सब्सटेंशियल पार्ट का आधारभूत पार्ट है और ये इसका इंप्लीमेंटेशनल या एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। तो जो कानून है, कानून बनाता कौन है? कानून सामान्यतः हमारे यहां विधायिका बनाती है। सामान्यतः कुछ कानून ऐसे भी हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका भी बनाती हैं, लेकिन सामान्यतः विधायिका बनाती है। तो ये कानून भी किसने बनाया होगा? विधायिका। और विधायिका में कौन आता है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर असेंबली। तो चूंकि ये जो सब्जेक्ट होंगे वो किस लिस्ट का होगा? सीपीसी सेंटर और राज्य दोनों को प्रभावित करेगा, इसीलिए संविधान के कंकरेंट सूची या जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और चूंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत ये मुद्दे आते हैं, इसीलिए इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
और जब कानून और केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा, अर्थात इस पे कानून कौन बना सकता है या अमेंडमेंट कौन ला सकता है, तो बोथ सेंटर प्लस स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों ले सकते हैं, क्यों? चूंकि कंकरेंट इश्यूज है। अब यहां फिर प्रश्न उठेगा, सामान्यतः जो केंद्र कानून बनाएगा तो राज्य उस पर कानून नहीं बनाएगा, उसी कानून को फॉलो करेगा, लेकिन कई बार यदि किसी मुद्दे पे केंद्र का प्रावधान अनुपस्थित है, नहीं है, तो राज्य भी अपने स्तर से कुछ बदलाव या कुछ चेंजिंग कर सकता है। अब यदि बदलाव या चेंजिंग कुछ करना हो और राज्य कर सकता है ऐसे, तो ठीक है, लेकिन बाद में यदि केंद्र कोई नया कानून बनाता है या कोई अलग राज्य है उसमें भी यदि कुछ अलग टाइप के संशोधन हुए तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या होगा, तो कहा जाता है कि यदि केंद्र और राज्य के अमेंडमेंट या कानून में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कोई विरोधाभासी स्थिति होगी, तो केंद्र का जो कानून होगा वो प्रभावी होगा। यह भारतीय संविधान की स्पेशल सब प्रोविजंस है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो अर्थात इसमें भी यदि सेंटर और स्टेट के बीच में टसल है तो उस सीमा तक सेंटर प्रभावी होगा। यह भी ध्यान रखो, जैसे एक कानून का कुछ पार्ट सेंटर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वो पार्ट लागू नहीं होगा, केंद्र जो बना रहा है वही पावरफुल होगा, वही इंप्लीमेंटेबल पार्ट होगा। क्लियर? अब ये जो 51 ऑर्डर पार्ट्स हैं इसको हमने क्या कहा, ये प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोसीजरल पार्ट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी पार्ट्स है। तो इसमें भी यदि बदलाव या चेंज करने की बात हो या रीराइटिंग की बात हो तो ये कौन कर सकता है, ये भी लेजिस्लेचर तो कर ही सकती है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका तो कर ही सकती है, विधायिका के साथ साथ हाईकोर्ट में भी इसमें हाईकोर्ट को भी ये राइट दिया गया है कि वो भी इसमें चेंज कर सकता है। तो 51 ऑर्डर वाले केस में हाईकोर्ट भी कर सकता है। हाँ, अब यहां क्वेश्चन एक बार और आएगा, यदि 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर, मतलब यदि सेक्शंस और ऑर्डर के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि दोनों में कौन होगा, तो ऐसे कंसर्न्स में सब्सटेंशियल पार्ट ज्यादा प्रभावी होगा। तो इस अर्थ में सेक्शंस को ज्यादा प्रभावी करोगे, मतलब ये होगा कि यदि केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कौन, तो केंद्रीय कानून, और यदि सेक्शंस एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस हो तो सेक्शंस वाला सेगमेंट प्रभावी होगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं एक दो पॉइंट्स हम और इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो सीपीसी है अपना, सीपीसी एप्लीकेबल इन द होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब इस पार्ट को भी थोड़ा ध्यान में स्पेशली समझने की कोशिश करो। जो सबसे पहले समझते हैं कि अपना जो सीपीसी है ये पूरे देश में लागू नहीं है, मतलब नागालैंड और ट्राइबल एरिया को छोड़ दिया जाए। तो क्यों नहीं है? देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया है, जो कानून का निर्माण किया गया, तो उसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, डाइवर्सिफाइड देश है, और डाइवर्सिटी के लिए आदिवासी इलाके में, जो कि इनकी सभ्यता की एक शुरुआती दौर से इनकी अपनी विधि व्यवस्थाएं रही हैं, इनकी अपनी एक कानून रही है, अपनी एक प्रोसीजर्स रही हैं, इन्हीं से ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। इसी और दूसरा कंसर्न यह है कि इन लोगों में तत्कालिक टाइम में भारत के साथ एकीकरण वाली भावना भी नहीं थी। तो कहा गया कि भारत की विविधता को सुरक्षित रखने के लिए, प्लस इन लोगों को यह ना लगे कि मेनलैंड के कानून या मेनलैंड की जो संस्कृति है, विचारधारा है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है, इसलिए इन लोगों को छूट दी गई कि आप अपने स्तर से जो लोकल और ट्रेडिशनल कानून है या जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप लागू कर सकते हैं। इसलिए स्पेशल ट्राइबल एरियाज और नागालैंड वाला एरियाज को अलग कर दिया गया। शुरुआती दौर में जब तक संविधान के 370 की बात थी तब तक जम्मू कश्मीर के साथ भी यही स्टेटस था, इसलिए जम्मू कश्मीर को भी एक अलग राइट दिया गया था। बाद में 2019 में उस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर में ये सामान्य मुद्दे ही लागू है। क्लियर हुआ? अब यहां भी एक दो पॉइंट और स्पेशल ध्यान रखो। नागालैंड तो है ही कॉमन एक राज्य है। ट्राइबल एरिया की जब बात करोगे तो ट्राइबल एरिया में कितना ट्राइबल एरिया, कौन कौन सा ट्राइबल एरिया, तो इसमें कहा जाता है कि 21 जनवरी 1972 तक, इस दिन तक जो भी एरिया ट्राइबल एरिया घोषित हो चुका था, इससे पहले असम हुआ करता था, तो असम ही बाद में 1971 में नॉर्थ ईस्ट रिफॉर्मेशन एक्ट हुआ और नॉर्थ ईस्ट को रिफॉर्म किया गया, असम से ही बहुत सारे पार्ट्स अलग करके अलग अलग राज्य बना दिए गए। तो कहा गया कि और चूंकि 1971 में हुआ था, इसलिए एक्ट की प्रभावी होने के दिन, मतलब 1972 से पहले तक जिन एरिया को असम में ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था, उन सारे एरिया में भी यह लागू नहीं होगा। तो स्पेशली ध्यान रखो, 21 जनवरी 72 से पहले असम में जिन एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था उन पे भी लागू नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट का रिफॉर्मेशन होता है, उसी से कई स्टेट बन जाते हैं, इसलिए उस टाइम में जो उद्घोषित वो जिला थे, आज वो एरिया अलग अलग राज्य में भी है, तो अलग अलग राज्य में है भी, तब भी उस पर यह कानून लागू नहीं होंगे। क्लियर हो गया मुद्दा कि आज असम से बाहर भी है फिर भी उस एरिया में लागू नहीं होंगे।
अब यहां एक दो पॉइंट्स और भी लागू समझना होगा आपको। ये जो ट्राइबल एरियाज की हमने बात की, इसकी एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेंगे? तो इसकी एक्सप्लेनेशन भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में स्पेशली मेंशंस किया गया है। और जब 6th शेड्यूल की भी बात करोगे तो कहा जाता है 6th शेड्यूल में स्पेशलाइजेशन ये है कि 6th शेड्यूल बहुत लंबी शेड्यूल है, आपको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो 6th शेड्यूल के भी जो 20th पैरा है मतलब 20वां पैराग्राफ है, उस 20th पैरा में इसको स्पेशली एक्सप्लेन किया गया। क्लियर हो गया ये मुद्दा? अब इसके बाद यदि हम लोग आएंगे तो सीपीसी के कुछ और भी 2-4 पॉइंट समझ लो। यहां हमने कहा कि नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया में ये तत्काल लागू नहीं है, लेकिन स्पेशली इस ट्राइबल एरिया का मार्क कर लो कि सरकार, जो संबंधित सरकार है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जितनी मात्रा में चाहे इसको अपने स्टेट, अपने पार्ट्स में लागू कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि राज्य सरकार जिस दिन चाहे, या फिर जो संबंधित सरकार है उसकी बात कर रहे हैं, संबंधित सरकार जिस दिन चाहे और या तो पूरा भी लागू कर सकता है या थोड़ी कम मात्रा में भी आधा या कुछ पार्ट्स भी चाहे तो लागू कर सकती है। ये भी क्लियर हो गया? मतलब इसमें कोई बाढ़ नहीं है कि लागू नहीं होंगे। हाँ, एक नियम बनाएगा कि इन पे जब तक ट्रेडिशनल कानून से शासित हो रहे हैं तो उन्हें शासित होने दो, जिस दिन लगेगा वहां के तत्संबंधित सरकार को कुछ बदलाव हो सकते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ पार्ट्स आगे बढ़ते हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोड था उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके लक्ष्य क्या था, तो इस संबंधित चर्चा करते हैं। देखो, किसी भी कानून की यदि हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? किसी भी सभ्य समाज के लिए या किसी भी एक नॉर्मल जो भी समाज होगा, तो सभ्य समाज की बात करते हैं, उसमें कानून क्यों बनाए जाते हैं? देखो, कानून बनाने का उद्देश्य ये होता है कि एक समग्र सोच की अभिव्यक्ति हो। समग्र सोच की अभिव्यक्ति का मतलब ये होगा कि जो लोगों के कॉमन प्रोस्पेरिटीज हैं या लोगों की जो कॉमन प्रोस्पेक्शंस हैं उसको एक साथ इनहेंस किया जाए। इसीलिए कुछ अघोषित से नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि समाज में स्टेबिलिटी आए, समाज में मजबूती आए, समाज लंबे समय तक टिक सके और समाज प्रोग्रेसिव हो सके। तो इसके लिए क्या जरूरत है? न्याय की जरूरत है। और न्याय के लिए क्या? कानून की जरूरत है। तो कानून और न्याय कैसा होना चाहिए? ये कॉमन चीजें होंगी, हर कानून के पीछे यही होंगे। तो इसमें 2-4 पॉइंट्स आप देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये हर कानून के लिए होगा। मतलब फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब होगा कि हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को फैसला से पहले पूरी तरह सुना जाना चाहिए, उसके विचारण या जो भी मामले से संबंधित बातें होंगी पूरी तरह परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए, पूरी तरह किसी को यह ना लगे कि हमारे साइड को अनसुना कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया। जब इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इसी के लिए कहता है नेचुरल जस्टिस। अब यह एक टर्म और आएगा, नेचुरल जस्टिस का सिस्टम क्या होता है? देखो, जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है, जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो सामान्यतया 2 सिस्टम कानून का थोड़ा सा बेसिक से समझो फिर आगे आएंगे। एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक होता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ जो हमने नियम बना दिया वो नियम ही नियम है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। जबकि जो नेचुरल लॉ है उसका मतलब जो होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में दोनों ही सिस्टम को लिया गया, लेकिन एक सभ्य समाज में कहा जाता है कि नियम महत्वपूर्ण नहीं है, रिजल्ट महत्वपूर्ण है। जिससे रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो वो काम करना चाहिए। तो कहा जाता है कि जैसे मान लो कानून बना ही दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कानून किसके लिए बनाया? समाज के लिए बनाया। और यदि समाज के हित में कभी कानून को बदलना भी पड़े तो हम कानून को बदल सकते हैं। इसीलिए जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानून में प्रायशः और सीपीसी में भी स्पेशली इस बात को रखा गया है कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, जो जिसके पास शक्ति है, उसको इस बात की छूट दी गई है कि न्याय के हित में यदि आपको लगे कि कहीं नियम कानून या विधि व्यवस्थाओं को इग्नोर किया जा सकता है तो जज अपनी मर्जी से उस तरह का फैसला दे सकता है। इसी पीछे भी मेंशंस है, अन्य जगहों में भी मेंशंस है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत सरकार के भारतीय संविधान में भी मेंशंस है असीमित न्याय का अधिकार, कि जब जज को लगे कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है तो वो अपने उस शक्ति का प्रयोग करके कुछ निर्णय कर सकता है। जैसे राम मंदिर केसेस में आपने देखा होगा, राम मंदिर केसेस में ये फैसला तो हो गया कि जो पक्ष है, जो जमीन है वो किसके है, मंदिर पक्ष को मिला जाए। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने अत्यंतिक पावर का प्रयोग करके उसने ये कहा क्योंकि मुसलमानों का भी वो एरिया बहुत लंबे समय से रहा है, इसलिए मुसलमानों को एक अलग से 5 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए ताकि उनके साथ भी न्याय हो। तो ये कंसर्न्स है कि जब नियम कानून से परे जाके भी जज को लगे कि नियम ही हानिकारक है तो नियम को भी बदला जा सकता है और ये होना भी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया
और ये नॉर्मल भी सीपीसी में आप समझ लेना कि जब भी कभी लगे तो जज को या न्यायाधीश को ये पावर दी गई है कि आप प्रक्रिया को इग्नोर कर सकते हैं यदि ऐसा न्याय के हित में लगे, जरूरी हो ऐसा करना। तो फेयर एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद क्या होगा, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का क्या मतलब होगा कि जो निर्णय है वो फास्ट होने चाहिए। क्विक डिसीजन का मतलब इसलिए होगा कि अभी आपने भारत में देखा होगा बहुत सारे कंसर्न्स ऐसे बनते हैं कि लोग केस तो आज करते हैं, 20 30 40 साल के बाद उसका फैसला आता है और बाद में वो फैसला इरेलेवेंट हो जाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो कहा जाता है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात यदि न्याय लेट हो रहा है तो न्याय खत्म ही हो जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्विक डिसीजन होना चाहिए। साथ ही साथ सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए। सिंपल प्रोसीजर का मतलब ये होगा, कहा जाता है कि भारतीय संविधान या भारतीय कानून व्यवस्था वकीलों का स्वर्ग है। मतलब यहां इतनी उलझाव बातें लिखी जाती हैं, ऐसी टेक्निकल टर्म्स लिखे जाते हैं जिससे आम आदमी का कोई पाला पड़ने वाला नहीं होता, आम आदमी की समझ से बाहर होती है। इसीलिए सामान्यतया जो न्याय व्यवस्था है उससे लोगों में अश्रद्धा बढ़ती जा रही है। आजकल के टाइम में लोगों को लगता है कि कानून की दूर बातों को कौन समझे कहां जाए, इसलिए प्रायशः लोग बचते रहते हैं। यहां तक कि कई चीफ जस्टिस ने भी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हाल में ही कहा था कि न्याय जो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है वही कोर्ट तक पहुंचता है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था किसी संबोधन में, आपने सुना होगा, कि हम दो तरह के कानून बनाएंगे, एक वो जिसकी परिभाषा शब्द वो होंगे जिससे कानूनी जो परिवार है, जो लॉयर्स एंड लॉयर एडवोकेट्स एंड जजेस हैं, वो जिससे पहले से ही सुपरिचित हैं, वैसे एक भाषा वाली कानून होगी। दूसरा उसका एक सिंपल शब्द वाले कानून होंगे जो आम आदमी के समझ में होंगे, ऐसी संहिता भी तैयार की जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है वो सिंपल होना चाहिए, एक नॉर्मल सा अर्थ होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या होगा, सिंपल प्रोसीजर, नोबॉडी शुड बी डिनाइड जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी या किसी भी तरह की गरीबी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या शैक्षिक हो, किसी भी गरीबी के चलते किसी व्यक्ति को जस्टिस से डिनाइड नहीं होना चाहिए, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रायशः हर जगह आप लिख सकते हो। और इन्हीं आधारों पे हमने कहा कि 1999 में और 1999 और 2002 में स्पेशली कुछ सुधार किए गए। ये जो कुछ सुधार किए गए स्पेशली, इसमें कौन था, मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया, अभी हमने डिस्कशन किया था। तो मलिमत कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया इसको भी जानेंगे। तो मलिमत कमेटी ने सबसे पहले टाइम लिमिट्स बनाए। टाइम लिमिट्स का मतलब जो आज कोर्ट में केस की और मामला लंबे समय तक चलता रहता है उसको रोकने की कोशिश की। इसके लिए उसने क्या क्या, समन्स पे, रिटर्न स्टेटमेंट पे, अमेंडमेंट पे, जजमेंट पे, डिक्री पे, ऑल्टरनेटिव, इन सारी चीजों का टाइम लिमिट किया कि टाइम लिमिटेड होना चाहिए, इसी लिमिटेड फ्रेम में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये जितने भी टर्म्स हैं, समन्स, रिटर्न स्टेटमेंट, अमेंडमेंट, इनसे जजमेंट, डिक्री, ये सारे पारिभाषिक शब्द होंगे। अलग सा एक टॉपिक हम रखेंगे पारिभाषिक शब्दों का, उसमें इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जो एक तो पहला था टाइम लिमिट करना चाहिए इन चीजों पे। थोड़ा थोड़ा इसको एक सेकंड हम समझ ही लेते हैं, टाइम इसका मतलब क्या होता है। देखो, समन्स का मतलब ये होता है कि कोर्ट से जब आप कोर्ट में बात दायर करते हो तो प्रतिवादी को कोर्ट इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप आओ और अपना पक्ष रखो। तो कोर्ट से किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन जाना कि उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होनी है और अपने पक्ष रखने हैं, इस मुद्दे को समन्स कहा जाता है। ऐसा ही रिटेन स्टेटमेंट होता है, जब प्रतिवादी अपनी, जब आप यस करते हो तो प्रतिवादी को इन्फॉर्म की जाती है कि आप पे ये आरोप लगे हैं, इसमें आपको क्या करना है, वो रिटेन स्टेटमेंट देता है। आगे डिटेल इसके बारे में लंबी डिस्कशन करेंगे। जजमेंट, डिक्री, ये पूरा टर्म ही है जिसको लंबा डिस्कशन करना है हमें। फिर दूसरा जो इसमें कंसर्न्स बना वो ये है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे भी काम करना चाहिए। एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये होगा कि हम हर मुद्दे में कोर्ट तक ही पहुंच जाते हैं, जिससे कोर्ट पे अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ रहा है। और केवल कोर्ट पे ही अनावश्यक कार्य का बोझ नहीं बढ़ रहा है, लोगों में भी इससे आर्थिक, सामाजिक हर तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो होना यह चाहिए कि जहां तक पॉसिबल हो विवाद को अदालत से बाहर सुलझाना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा में यही व्यवस्थाएं थी कि गांव या समाज में स्वयं के स्तर पर ही, पंचायत के स्तर पर मामले को सुलझा लिया जाता था। नतीजा ये होता था कि इतनी बड़ी समस्याएं, मुकदमों का बोझ नहीं लगता है। तो एडीआर की भी बात की गई। फिर था रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स ऑफ एडजॉर्नमेंट। कोर्ट में लगातार एडजॉर्नमेंट हो रहा होता है, लगातार मामले स्थगित हो गई, आज नहीं कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे, तमाम उसमें ग्लिच होते हैं, तो उनको भी रोकने की बात की गई। फिर कहा गया रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट अपने कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर के द्वारा एविडेंस की रिकॉर्डिंग हो ताकि उसमें कोई मेलिफिकेशंस ना हो सके, ताकि उसमें कोई नेगेटिविटीज या उसमें कोई फैब्रिकेशंस ना हो सके। फैब्रिकेशंस का मतलब सबूतों में छेड़छाड़ चट्टाज ना हो, इसके लिए। फिर उसके बाद जजमेंट डिग्री के आधार पर अपील किया जा सकता है, कर्टेल स्कूल ऑफ अपील, रिविजन एक्सेट्रा। कहा जाए कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अनावश्यक मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे ना चले, इसलिए अपील्स वगैरह को भी कर्टेल करने की बात की गई।
अब यहां देखो सीपीसी का मूल उद्देश्य फाइनली क्या आ जाएगा। अभी हमने कहा था ना कि उद्देश्य क्या है, न्याय की प्राप्ति। तो यह 3 स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो अलग अलग केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो संग्राम सिंह वर्सेस सिलेक्शन ट्रिब्यूनल में यह कहा गया 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसी इज नॉट अ पिनल इनेक्टमेंट बट ओनली फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स। कहा था कि सीपीसी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में पिनल इनेक्टमेंट नहीं है। पिनल इनेक्टमेंट का मतलब कि ये अपने आप में निर्णय नहीं है, ये केवल निर्णय की प्रोसीजन है। इसीलिए न्याय प्राप्ति के लिए यदि आपको चाहिए तो केवल प्रोसीडिंग ही बना के रखेंगे, इसको रिजल्ट में नहीं परिवर्तित करेंगे। अर्थात ये होगा कि केवल आप ये ध्यान रखो कि न्याय महत्वपूर्ण है, प्रोसीडिंग महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा कंसेंसस में है सैयद मोहम्मद वर्सेस अब्दुल हबीब में 1988 में कहा प्रोसीजरल लॉ शुड नॉट अलाउ टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। मतलब जो प्रोसीजरल लॉ है वो should not allow to defeat the end of justice। मतलब जो जस्टिस है उसी को ना समाप्त कर दे। जैसे प्रोसीजर का एग्जांपल समझ लो। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कई बार ये होता था कि हमने अनिवार्य कर दिया गया था कि जो व्यक्ति कोरोना का टेस्ट नहीं करवाएगा उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाई जाएगी। बहुत शुरुआती दौर में तत्काल की बात करें, अब किसी को हार्ट अटैक आया, अब किसी को तत्काल यदि हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल चला जाए, ऐसे कंसर्न्स में यदि कोरोना की सर्टिफिकेट आप पहले ही मांगोगे तो जब तक वो रिपोर्ट आएगी तब तक तो व्यक्ति चला गया होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रोसीजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके रिजल्ट को बचाना। जैसे कि एग्जांपल और भी समझ लो, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुना होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अपने गृह क्षेत्र जा रहे थे तो रास्ते में उनके काफिले के चलते रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। एक महिला जिसको हार्ट अटैक आया था वो अपने कार में तरफ तरफ के मर गई, इसलिए कि रोड ब्लॉक था, रोड के उस पार हॉस्पिटल्स थे और जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो उनको उस साइड जाने नहीं दिया। मुद्दा क्या था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है कि राष्ट्रपति के काफिले के लिए पूरा रोड खाली होगा, इसीलिए भले ही लोग मर जाए जाने नहीं दिया जाएगा। बाद में राष्ट्रपति भवन की ओर से माफी मांगी गई, इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आप सोचो कि उससे क्या होगा, माफी का कोई मतलब होगा? रिजल्ट क्या था? राष्ट्रपति किसके लिए? देश के लिए। देश किसके लिए? व्यक्ति के लिए। और यदि व्यक्ति का ही हित ना हो तो ऐसे देश, ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे समाज का क्या करेंगे? ये एक अलग कंसर्न से बहुत डिबेट हुई थी, बहुत विवादास्पद मुद्दा बना था। आज भी आप जाएंगे किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां रिजल्ट क्या हो रहा है उससे मुद्दा नहीं है, कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं। केवल कानून ही इंपॉर्टेंट है, नियम का ही पालन होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भी कब? जब नियम दूसरा पालन करे, खुद के लिए कोई व्यक्ति नियम कानून पालन करना नहीं चाहता। ये एक अलग कंसर्न है, इसको जूरिस्प्रूडेंस से लेकर अलग अलग अर्थों में अलग अलग डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी आप बेसिक से ये समझो, इन्होंने ये कहा, वही बात कही, प्रोसीजरल लॉ शुड नॉट अलाउ द डेफिट ऑफ द एंड ऑफ जस्टिस। न्याय की ही समाप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात सीपीसी में भी लिखा गया है। फिर उसके बाद एक टर्म और आया, कहा था कि इनहेरेंट पावर ऑफ द, सीपीसी में क्या कहा गया? इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट टू प्रोवाइड जस्टिस बाय ओवर रूलिंग द प्रोसीजर। मतलब ओवर रूलिंग द प्रोसीजर को ओवर रूल करते हुए कोर्ट के पास राइट है कि कोर्ट चाहे तो व्यक्ति को जो न्याय की आवश्यकता है वो न्याय दे सकती है। मतलब ये होगा कि स्पेशली यहां लिख दिया गया है कि ओवर रूलिंग द प्रोसीजरल हर्डल्स, यदि प्रोसीजरल हर्डल्स हो तो उसको वो ओवर रूल कर सकता है। फिर उसी में एक और जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोसीजरल लॉ इज नॉट बी अ टायरेंट। वो मालिक नहीं होना चाहिए, वो आताताई नहीं होना चाहिए, वो नौकर होना चाहिए। नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन बट एन एड टू जस्टिस। मतलब ये होगा कि वो न्याय के रास्ता में ये न्याय के रास्ता में बाधा नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी टायरेंट। ये न्याय के रास्ता का बाधा नहीं होना चाहिए वरन एक सर्वेंट होना चाहिए। नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन बट एड टू जस्टिस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रास्ते का बाधा ही कहते हैं उसको, वो नहीं होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखो जो सिविल सूट्स हैं इसमें थोड़ा सा बेसिक सा आइडियाज भी समझो। सामान्यतः जो केस या मुकदमा दायर करते हो सिविल केसेस में उसको सिविल सूट कहा जाता है। तो सिविल सूट सामान्यतः 7 स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें होता है प्लांट बाय प्लांटिव। ऑर्डर 7 में इस बात को डिटेल किया गया है, ऑर्डर 7 में आगे चर्चा करवाएंगे। अभी हम चूंकि स्टेज बाय स्टेज करते हैं इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया समझ लो, फिर आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वेरियस स्टेज सिविल सूट। तो पहला प्लांट बाय प्लांटिव। प्लांट बाय प्लांटिव का मतलब यह होगा कि वादी द्वारा वाद पत्र तैयार करना। वाद पत्र का मतलब वो मुद्दा जिस पे आपको रिजोल्यूशन लेनी है, वो मुद्दा जिससे कोर्ट का पक्ष आपको लेना है। दूसरा, जब ये बात हो जाएगी प्लांट बाय प्लांटिव तो दूसरे स्टेज में
कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति से जिस पे आपने आरोप लगाया है या जिस व्यक्ति से आपकी क्षति हुई है उससे इस संबंध में रिटेन स्टेटमेंट मांगी जाएगी, तो वो रिटेन स्टेटमेंट देगा। रिटेन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो आरोप को हम डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। किन किन आरोपों को क्यों डिनाई करते हैं, क्या करते हैं, जब वो उस आरोप के संबंध में अपनी सारी बातें रख देगा, इसको कहते हैं रिटेन स्टेटमेंट। तो तीसरे स्टेज में इन दोनों को समझ के फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके बाद जो जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो ये डिसाइड करता है कि किन किन इश्यू पे हमें सुनना है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, मतलब जो आरोप लगाए गए हैं या जिस बात को डिनाई किया गया है वो किस पे होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये तीसरा स्टेज है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू, इश्यू का मतलब उस बात का निर्धारण कि किन किन मुद्दों पे बात को सुनना है और कैसे सुनना है, उसका प्रूफ कौन लाएगा। क्लियर। सामान्यतः जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, हमारे यहां एक परंपरा है, सामान्यतः इंडियन सिस्टम में बात पे प्रूफ की जो जिम्मेदारी है वो जो आरोप लगाता है उस पे होता है, अर्थात जिसने आरोप लगाया उसे ही प्रूव करना होगा, सिर्फ 2-3 मुद्दे को छोड़ के। जैसे चाइल्ड एक्ट, पॉक्सो वाली एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, SC/ST एक्ट है, इन सब मुद्दों में जिस पे आरोप लगता है उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि दे आर इनोसेंट नॉट गिल्टी, मतलब वो अपराधी नहीं है, इस बात की प्रमाणिकता उनको ही करने होंगे। लेकिन मर्डर एक्सेट्रा किसी भी अन्य मुद्दे की बात करो तो जो आरोप लगाता है उस व्यक्ति को ही प्रमाणित करना पड़ता है कि हमने जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है। इस बात की कई बार आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन इस आलोचना समालोचना की आगे भी डिस्कशन करेंगे, क्या कंसर्न्स होंगे। हाँ, सामान्यतः समझ लो कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जो आरोप लगाता है। कुछ केसेस जैसे हमने कहा पॉक्सो वाला एक्ट, चाइल्ड सेक्स अब्यूज से संबंधित बातें, फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, SC/ST एक्ट, इसमें जिस पर आरोप लगता है उसको प्रूव करना पड़ता है। अन्य केसेस में जो आरोप लगाता है उसको प्रूव करना पड़ता है। फिर होगा चौथे स्टेज में पार्टीज कॉल्ड अपॉन टू प्रोसीजर टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड प्रूव और डिसअप्रूव फैक्ट्स रिलेवेंट। इसके बाद जब ये डिसीजन हो गया उसके बाद पार्टी से बुलाया जाता है पार्टीज को कि आप अपने पक्ष में, अपने समर्थन में, पक्ष समर्थन में तथ्य रखिए और दूसरे के तथ्य कैसे गलत है इस बात को भी प्रमाणित करिए, मतलब अपनी बात को प्रूव करो और दूसरे की बात को डिसप्रूव करो। जब ये हो जाएंगे तो लगभग मुद्दा क्लियर हो चुका होगा। तो 5वां स्टेज होगा जहां होगा डिसीजन ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अब जो विवादास्पद मुद्दा था उस पर डिसीजन हो जाएगा, और जब ये कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि हमें इन विवादास्पद मुद्दों में ये करने हैं, तो फिर उसके बाद आता है 6वां स्टेज जिसमें होगा जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, जहां जजमेंट और डिक्री की बात की जाती है कि जजमेंट दिया जाएगा और डिक्री लिखी जाएगी। डिक्री के बाद 7 स्टेज आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, मतलब डिक्री को लागू कैसे करवाया जाए। यहां 2 टर्म डेफिनेशन आपको स्पेशली समझना है, जजमेंट एंड डिक्री की बात, ये क्या होता है। देखो, जब जजमेंट और डिक्री की बात करते हैं, ये सेक्शन 2 में जो हमारा स्पेशली जो हमारे पार्ट है सीपीसी के, पहला जो प्रिलिमिनरी पार्ट है उसमें फर्स्ट सेक्शन ये कहता है कि नाम क्या होगा, नाम क्या होगा सीपीसी, लागू कहां होंगे वो पता ही, हमने कहा कि नागालैंड और ट्राइबल एरिया को छोड़ के पूरे इंडिया में। दूसरा सेक्शन में इससे संबंधित जितने भी डेफिनेशंस आएंगे वो 15+ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें, आगे हम लोग सेक्शन में आएंगे तो उसको डिटेल डेफिनेशंस करेंगे, सारे क्या डेफिनेशंस होंगे। उसी में 2 महत्वपूर्ण डेफिनेशन और भी होंगे, जजमेंट और डिक्री। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जजमेंट और डिक्री का मतलब क्या होगा कि कोर्ट जब किसी मुद्दे को सुनती है तो उसके बाद उसमें तमाम पक्ष विपक्ष के तमाम तर्कों को सुना जाता है। इन तमाम तर्कों के आधार पर ही निर्णय किए जाते हैं कि निर्णय कैसा होना चाहिए। अब इश्यूज ये होंगे, जैसे अभी बेसिक सा ज्ञानवापी इश्यूज हैं, हिंदू पक्ष की अपनी एक दलील है, मुस्लिम पक्ष की अपनी एक दलील है। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट फाइनल किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि आखिर रिजल्ट क्या करने हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है, लंबे कितने सालों से मुद्दे चल रहे हैं और इतने साल तक चलने वाले मुद्दों में हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है। इन सारी दलीलों को बाकायदा उसमें लिखा जाएगा कि किसने क्या दलील दिया, किसने किसके क्या काट दिए, किसने किसके पक्ष में क्या समर्थन में कुछ पक्ष पेश किए। इन सारी चीजों को बाकायदा लिखी जाती है डिटेल, ताकि भविष्य में क्वेश्चन ना उठे कि ऐसा क्यों कहा गया। फिर ये सारी चीजें जब नोट हो जाएंगी तो इसको कहते हैं जजमेंट। इसके आधार पर जज निर्णय करेगा, मतलब जज ने निर्णय क्यों किया इस बात की पूरी सांगोपांग व्याख्या किया जाना जजमेंट है। जजमेंट सामान्यतया कम पेज में भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये 10,000 पेज में भी, 2,000 पेज में भी, 16,000 पेज में भी, 4,000 पेज में भी हो जाते हैं। अब मानो कंसर्न्स ये होंगे कि 10,000 पेज या 2,000 पेज या 200 पेज या 400 पेज में यदि हो जाएंगे, इतने पेज में आपको पढ़ना कैसे पॉसिबल होगा, क्या जानेंगे जजमेंट क्या होंगे।
तो कहा गया कि इस दुरूहता को बचाने के लिए लास्ट में, पहले तो जजमेंट में तो सारी बातें व्याख्यात्मक रूप से लिखी जाती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, इन सब बातों को लास्ट में कंक्लूड कर दिया जाता है, जो फॉर्मल होता है, कंप्लीट। इसमें पक्ष विपक्ष की चर्चा नहीं होती है, केवल जज ने आदेश क्या दिया, रिजल्ट क्या है, जमीन या जो भी डिसीजन है वो किसके पक्ष में जाने हैं, कैसे जाने हैं, वो सारगर्भित रूप से लास्ट में लिखा जाता है, उसको कहते हैं डिक्री। अर्थात दोनों में अंतर समझ में आ गया। जजमेंट का मतलब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, जजमेंट हो गया, और प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, डिक्री क्या हो गया इसका, शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट और कंक्लूसिव, कि कंक्लूसिवली फाइनली क्रक्स के रूप में जो बात लिख दी गई उसको कहते हैं डिक्री। ठीक, और जब ये हो गया तो डिक्री को लागू कैसे करवाया जाए, ये होगा 7th स्टेज, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। क्लियर हो गया ये मुद्दा? तो हमें लगता है ये बेसिक सी चीजें आपको कवर हो गई। अब फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा जो कोड है इसमें प्रिलिमिनरी की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी में क्या है, फर्स्ट सेक्शन इस पे क्या कह रहा है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, कहां तक है ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया। दूसरा सेक्शन है डेफिनेशन, ये बहुत डिटेल सेक्शंस हैं, इस डिटेल्स को हम चाहेंगे कि कल की क्लास में स्पेशल डेफिनेशन क्लास रखेंगे, उस डेफिनेशन क्लास में स्पेशली इस डेफिनेशन को हम लोग आगे करेंगे, जिसमें डिक्री, जजमेंट, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या क्या होगा। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, ये भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट तो नॉर्मली आपको पता ही है, राज्य का सबसे ऊंचा कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे और अन्य कोर्ट। तो ये भी एक टॉपिक से होगा, इसको डिटेल करेंगे। फिर ये जो पूरा सेविंग्स है, इस पूरे सेक्शन को करेंगे। तो आई होप नेक्स्ट दिन हम लौटेंगे, जब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2 को स्पेशली डिफाइन करेंगे। इसमें डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री क्या है, डिक्री क्या नहीं है, डिक्री के एसेंशियल पार्ट्स क्या है, प्लेंट्स क्या होता है, प्लेंटिव के स्टेज क्या होते हैं। अब इसको हम सेक्शन एंड ऑर्डर दोनों को साथ साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको सीपीसी का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।